ये कहानी है उदयगढ़ राज्य की, जहां भानु प्रताप नाम के एक घमंडी राजा का राज चलता था। भानु प्रताप को महंगे वस्त्र, गहने, अच्छे पकवान और भोग विलास के अलावा कुछ नहीं सूझता। वह गरीब लोगों को अपने राज्य की गंदगी समझता। ऐसे ही एक दिन एक लाचार बूढ़ा उसके दरबार में आया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी पुत्री का विवाह आने वाली 7 तारीख को होना है। मैं और मेरा परिवार चाहता है कि आप हमारे विवाह समारोह में पधारें और उस सभा की शोभा बढ़ाएं। ये तूने सोच भी कैसे लिया कि उदयगढ़ का सम्राट भानु प्रताप तुझ जैसे गरीब कंगले के घर दावत पर आएगा? तेरे बदन से आ रही गरीबी की बू ने राजमहल दूषित कर दिया है। इससे पहले मैं तुझे हाथियों के पिंजरे में फिकवा दूं, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। बूढ़ा बेइज्जत होकर राज दरबार से अपने घर की ओर लौट गया। समय यूं ही बीतता गया और एक दिन राजा के घर एक बेटी ने जन्म लिया। वो नन्ही राजकुमारी सुंदरता में किसी परी से कम न थी। राजा ने सभी दासियों को बुलाया और कहा, मेरी नन्ही राजकुमारी को हाथ लगाने से पहले तुम सबको प्रतिदिन गंगा जल से स्नान करके आना होगा और अपने इन गंदे हाथों पर दस्ताने पहनने के बाद ही तुम मेरी नन्ही राजकुमारी को नहलाना और बाकी के काम करना। वहीं रामगढ़ में ही एक गड़रिये दंपति के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। उस बच्चे के दाहिने कंधे पर एक ओम का निशान बना हुआ था। मुबारक हो भाई धर्मा, अब तो तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी भी मिल गई तुम्हें। हाँ हाँ हरिया भाई, भगवान ने हमारी भी सुन ली। अब बस जल्दी से सुक्की बाबा का आशीर्वाद इसे दिला लाऊं, तब कहीं जाके मन को शांति मिले। हाँ हाँ जरूर जाओ। धर्मा और उसकी पत्नी अपने नवजात शिशु को बाबा का आशीर्वाद दिलाने बाबा के आश्रम की ओर निकल पड़े। बाबा ने जब उस बच्चे को देखा तो बहुत हैरानी के स्वर में बाबा ने धर्मा से कहा, अरे धर्मा, ये बच्चा न केवल तुम्हारे लिए बल्कि इस पूरे राज्य के लिए सुख का कारण बनेगा। भविष्य में इसका विवाह इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा। क्या एक गड़रिये के बेटे का विवाह एक राजकुमारी के साथ? हाँ धर्मा, विधि के विधान को समझना हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं। ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ के इस बच्चे को यहाँ भेजा है। धीरे धीरे ये बात सारे राज्य में फैलने लगी। जब राजा को इसके बारे में पता चला तो वो क्रोधित हो उठा। एक गड़रिये का बेटा कैसे उसकी बेटी से शादी कर सकता है जो एक बेहद सुंदर राजकुमारी है। उसने एक साधारण व्यापारी का रूप लिया और उस गरीब दंपति के यहाँ पहुंचा। उसने उनसे झूठ कहा कि वो निसंतान है। राजा ने गड़रिये को उसके बच्चे के बदले 2 सोने के सिक्कों के थैले पेश किए। गड़रिये ने बहुत विनम्रता से सोने के सिक्के लेने से मना कर दिया और बच्चे को राजा को देने के लिए राजी हो गया। वो जानते थे कि वो उस बच्चे को वैसी जिंदगी नहीं दे सकते जिसका वो हकदार है। राजा ने उस बच्चे को लिया और एक बैलगाड़ी में छोड़ दिया जो राज्य से बाहर जंगल की ओर जा रही थी। वो इस लड़के को अपनी बेटी से दूर रखना चाहता था। उस सुनसान रात में राजा ने सोचा कि उसने तकदीरें बदल दी हैं, पर ऐसा नहीं होना था। बैलगाड़ी से वो बच्चा एक गरीब किसान दंपति को मिला जिनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। अरे अरे भाग्यवान, सुनती हो? तनिक देखो तो, ये छोटा सा बच्चा न जाने कौन यहाँ छोड़ गया। इतने छोटे बच्चे को आखिर कोई कैसे इस वीराने में छोड़ के जा सकता है? भगवान जाने किस डाली का ये फूल है जो अब उससे बिछड़ चुका है। मैं तो कहती हूँ जी, हमारी भी कोई औलाद नहीं है और इसके भी माँ बाप का कुछ पता नहीं है, तो क्यों ना हम ही इसे अपना लें। हो सकता है भगवान की यही मर्जी हो। किसान और उसकी पत्नी ने बच्चे को पालने का फैसला किया और उन्होंने उसका नाम रखा भरत।
समय ऐसे ही बीतता गया और राजकुमारी भी अब बड़ी हो चुकी थी। एक दिन राजकुमारी अपनी दासियों के साथ राज्य के बाजार में घूमने के लिए निकली और तभी घघासुर नाम के एक जादूगर की नजर राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी की सुंदरता को देखते ही जादूगर मंत्र मुग्ध हो गया और उसने अपने साथी से कहा, देखो देखो मेरे गुलाम, कितनी खूबसूरत राजकन्या है। इसे तो मैं तुम्हारी मालकिन बनाकर ही रहूंगा। लेकिन सम्राट, कहाँ वो एक राजमहलों में रहने वाली कन्या और कहाँ आप खंडरों में पले बड़े जादूगर, वो भला आपसे विवाह कैसे कर सकती है? जुबान को लगाम दे गुलाम कौए। जादूगर घोगा को जो चीज पसंद आ जाए फिर घोगा उसे हासिल करके ही दम लेता है। सम्राट, आखिर आपकी शैतानी दिमाग में चल क्या रहा है? अपनी दिव्य शक्तियों से आप जो चाहो वो पा सकते हो, फिर ये दुकान लगाकर पैसे कमाने की क्या जरूरत है? तुम तो मेरा कमीनापन जानते ही हो, फिर भी ऐसे सवाल करते हो। मैंने इन इत्र की शीशियों में काला जादू डाल दिया है। अब जैसे ही राजकन्या इस इत्र को अपने शरीर पर लगाएगी, वो मेरी ओर खींची चली आएगी। इतना कहते ही जादूगर ने देखा कि राजकुमारी की दासी बाजार में राजकुमारी के लिए खरीदारी करने आई है। उसने दासी को अपनी दुकान पर रोका और उससे कहा, खास राजकुमारी के लिए मैं अरब के देशों से बहुमूल्य इत्र लेकर आया हूँ। अगर राजकुमारी इस इत्र को अपने शरीर पर लगाएगी तो उनकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं कि ये इत्र इतना मनमोहक है और तुमसे इसे कैसे खरीद लूं? ठीक है, मत मानो मेरी बात, लेकिन जब राजा भानु प्रताप को ये बात पता चलेगी कि जो चीज राजकुमारी की सुंदरता को बढ़ा सकती थी एक दासी ने उसे नहीं खरीदा, तो राजा जी तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। हाँ, सोच लो। दासी जादूगर की बातों से बहुत डर जाती है और तुरंत वो इत्र खरीद लेती है जिस पर जादूगर ने काला जादू किया था। दासी महल में जाकर वो इत्र राजकुमारी को देती है। राजकुमारी जैसे ही उसे अपने शरीर पर लगाती है वैसे ही वो जादूगर के वश में हो जाती है और रात होते ही वह महल से निकलकर जादूगर के पास उसके खंडहर पहुंच जाती है। अरे सम्राट, आपका काला जादू तो काम कर गया। राजकुमारी तो आपके वश में हो चुकी है। अब आने वाली अमावस्या को मैं इससे विवाह करूंगा और इसे तुम्हारी मालकिन बना दूंगा। अगली सुबह जब राज्य में ये बात फैली कि राजकुमारी का अपहरण किया जा चुका है, तब राजा बहुत दुखी हुआ। उसने तुरंत सैनिकों को राजकुमारी को ढूंढने का आदेश दिया। सैनिक तुरंत राजकुमारी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई दिनों तक राजकुमारी की खोज जारी रखी, लेकिन राजकुमारी का कुछ पता न चल सका। मुझे लगता है राजा साहब, अब आखिरी उम्मीद बस सुक्की बाबा है। अब वो ही हमें इसका कुछ उपाय बता सकते हैं। राजा ने तुरंत बाबा को दरबार में बुलाने के आदेश दिए और कुछ देर बाद ही सुक्की बाबा राजमहल में उपस्थित हुए। बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी प्यारी राजकुमारी न जाने कहाँ चली गई है। कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं ऐसा है साधु, भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम इतने बड़े राजा हो, इतने सैनिक तुम्हारे पास हैं, तुम खुद क्यों इसका हल नहीं निकाल पा रहे? बाबा, ये शोहरत, ये दौलत किसी काम नहीं आ रही मेरी नन्ही परी को ढूंढने में। न काम आएगी दौलत, न काम आएगी शोहरत, बची है मात्र चंद दिनों की मोहलत। वो अपनी धुन का मतवाला, जंगल में बैठा रखवाला, बीती गलती सुधार दे, भविष्य को आकार दे। इतना कहकर सुक्की बाबा वहाँ से चले जाते हैं। हुजूर, सुक्की बाबा बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। वो यूं ही बेवजह कुछ नहीं कहते, वो हमें कुछ तो संदेश जरूर देकर गए हैं। जंगल में बैठा रखवाला। हुजूर, मुझे लगता है अपने सवाल का जवाब जरूर हमें जंगल से ही मिलेगा। जैसा तुम ठीक समझो। राजा अपने सलाहकार के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा।
चलते चलते इतना समय हो गया है, लेकिन अभी तक तुम्हें साधु के सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं तो भूख की वजह से बदहाल हो चुका हूँ। इस जंगल में न खाने के लिए कुछ फल है और न पीने के लिए जल। तभी सलाहकार को एक युवक दिखाई पड़ता है। देखिए महाराज, वहाँ कोई है, चलकर उससे कुछ मदद मांगते हैं। ऐ लड़के, क्या तुम हमें बता सकते हो कि इस जंगल में हमें सेवन के लिए कुछ मिल सकता है या नहीं? जरूर, आगे जाके एक बगीचा पड़ेगा जहां आपको काफी मधुर फल खाने को मिल जाएंगे। अचानक राजा का ध्यान भरत के गर्दन के निशान पर गया और उसे सब याद आ गया। अब समझ आया कि साधु ने क्यों कहा था, बीती गलती सुधार दे, भविष्य को आकार दे। सुन है लड़के, अगर तू मेरा एक काम कर दे तो मैं तुझे अपने राज्य का एक हिस्सा दान में दे दूं। लेकिन महाराज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? राजा भरत को अपने साथ राजमहल में ले आता है। दरअसल मेरी राजकुमारी बीते कुछ दिनों से लापता है। मेरी पूरी सेना भी मिलकर उसे नहीं ढूंढ पा रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरी राजकुमारी को ढूंढने में तुम हमारी मदद करो और इसके बदले में हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ करा देंगे और तुम्हें अपने महल में जगह देंगे। लेकिन महाराज, जो कार्य पूरी सेना मिलकर नहीं कर पा रही, वो कार्य मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ? और मैंने तो कभी राजकुमारी को देखा तक नहीं है। इस बात का जवाब तुम्हें राज्य के बाहर रहने वाले सुक्की बाबा ही दे सकते हैं। भरत राजा की सारी बात सुनकर महल से चला जाता है और जब रानी को इस बात का पता चलता है कि राजकुमारी के लिए राजा ने एक गरीब अनजान युवक को चुना है, तो वह बहुत गुस्से से भर जाती है। दासी ने हमें बताया कि आपने हमारी राजकुमारी का विवाह किसी अनजान युवक से करने का वादा किया है। आप आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? धैर्य रखिए और हमारी बात सुनिए। हमने ऐसा इसलिए किया जिससे वो गरीब युवक राजकुमारी को ढूंढने में हमारी मदद कर सके, और एक बार राजकुमारी हमें मिल जाए, फिर इस युवक का क्या करना है हम अच्छे से सोचे बैठे हैं। भरत ढूंढता ढूंढता सुक्की बाबा के ठिकाने पर पहुंच जाता है। बाबा, मेरा नाम भरत है और मैं राजा के एक खास काम से आपके पास आया हूँ। दरअसल राजा ने मुझे अपनी बेटी को ढूंढने का जिम्मा सौंपा है, लेकिन मैंने तो आज तक उसे देखा तक नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे उस तक पहुँचूं। बाबा गहन ध्यान में बैठे थे। उन्होंने बहुत शांत स्वर में भरत से कहा, राजकुमारी को ढूंढने की है चाह, उसी की खुशबू दिखाएगी तुझे राह। भरत दिमाग से काफी चतुर था। वह तुरंत राजमहल गया और दासी से राजकुमारी की इत्र की बोतल ले आया, लेकिन उसे अब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि इस बोतल से वह राजकुमारी को आखिर कैसे ढूंढे। तभी उसे एक युक्ति सूझी। उसने जंगल से एक खरगोश पकड़ा और उसके शरीर पर थोड़ा सा इत्र लगाया। इत्र लगाते ही उसने देखा कि खरगोश तुरंत जंगल की तरफ भागने लगा। उसने खरगोश का पीछा किया। भागते भागते खरगोश जादूगर की गुफा में चला गया। भरत भी चुपचाप गुफा में गया और उसने देखा कि एक राजकुमारी जैसी दिखने वाली लड़की को किसी ने बंदी बनाकर रखा है। वह तुरंत राजकुमारी के पास गया। मेरा नाम भरत है और मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं तुम्हें आजाद करा सकूँ। तुम जल्दी से मेरे साथ अपने महल में चलो। ये सब इतना आसान नहीं। जादूगर गोगा ने मुझे अपने जादू के बस में किया हुआ है। मुझे आजाद कराने के लिए तुम्हें सबसे पहले उसे मारना होगा। वो यहाँ आता ही होगा। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे भी करके जादूगर की कमजोर कड़ी का पता लगाना होगा। इतना कहकर भरत गुफा से बाहर आता है और वो फैसला करता है कि वो इसी जंगल में रुकेगा और रोज राजकुमारी से मिलने आया करेगा। जादूगर गोगा, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। अचानक, पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। शायद तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हें मुझसे बचाने अब कोई नहीं आने वाला। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने अब तक तुमसे सिर्फ नफरत की है। तुम्हें जानने और समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा।
ठीक है। क्या तुम अमर हो, या तुम शरीर बदल सकते हो, या अपना शरीर त्याग के दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हो? इतने सारे सवाल। मैं आम लोगों से अलग तो हूँ, पर अमर भी नहीं हूँ। मेरी जान पूर्व के जंगल में नीलगिरी के पेड़ पर रहने वाले एक तोते में है। जब तक वो जीवित है मुझे कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन भरत गुफा में लौटा और राजकुमारी ने उसे सारा किस्सा बताया। भरत जंगल में गया, वहाँ उसे नीलगिरी के पेड़ पे रहने वाला तोता दिखाई दिया। भरत ने एक मिठाई का टुकड़ा एक पत्थर पर रख दिया। थोड़ी देर में तोता नीचे आया। भरत ने लपक के उसे पकड़ लिया और झट से उसकी गर्दन मरोड़ दी। जादूगर मर गया और उसका सारा जादू खत्म हो गया। भरत राजकुमारी को लेकर महल में सबके सामने पहुंचा। राजकुमारी को देखते ही राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन साथ में ही राजा के सामने अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वो राजकुमारी की शादी भरत के साथ कराएगा या नहीं। इस कहानी में आखिर भरत के साथ क्या होने वाला है, इन सभी बातों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग में। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कमेंट कीजिए विधि का विधान भाग 2।